हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रुधिर के बारे में जाना, रुधिर के कुछ बेसिक्स कि रुधिर के क्या कार्य हैं, रुधिर हमारे शरीर में कहाँ बनता है, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोस में जान लिया है। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगी। ठीक, पिछली वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। उसके आगे आज हम लोग जानते हैं कि रुधिर जो है, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि रुधिर में जो है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। तो रुधिर में जो है मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा, रुधिर में होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु जिसे इंग्लिश में कार्पासेल्स कहते हैं। ठीक, एक होता है रुधिराणु, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है और रुधिराणु क्या है? ये प्लाज्मा जो है, जो हम रुधिर में देख रहे हैं, जो पानी वाला भाग है, क्या रुधिर बिल्कुल ठोस है? नहीं, रुधिर जो है वो लिक्विड है, लेकिन लिक्विड एकदम बिल्कुल पानी भी नहीं है, वो गाढ़ा लिक्विड है ना। तो रुधिर में जो गाढ़ापन ला रहा है वो है इन सारी चीज़ें। हमने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में रुधिर के कि ये शरबत के जैसा है, कि उसमें पूरी तरीके से सिर्फ पानी भी नहीं है, पूरी तरीके से सिर्फ ठोस भी नहीं है, पानी के साथ ठोस चीज़ें घुली हुई हैं। जैसे चाय में चाय पत्ती चीनी घुली हुई है, उसी प्रकार से रुधिर के प्लाज्मा में ये रुधिराणु यानी कि रुधिर कड़ी, इसे रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो ये रुधिर के प्लाज्मा में ये सारी कणिकाएं घुली हुई हैं। ठीक, तो रुधिर, अब जैसे चाय बनती है तो उसमें पानी अधिक होता है कि चीनी अधिक होती है, ये चाय पत्ती अधिक होती है। तो अधिक मात्रा में पानी होता है, ये सब थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के हिसाब से पड़ती हैं, तो उसमें जा कर के घुल जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये अधिक मात्रा में प्लाज्मा होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये रुधिराणु होता है। तो रुधिराणु कई प्रकार हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले जो प्लाज्मा है, पूरे ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा, यानी कि आधे से ज़्यादा खून में ये प्लाज्मा होता है, और उससे आधे से कम जो है वो 40% ही ये रुधिराणु पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 60% आधे से ज़्यादा प्लाज्मा है और 40% जो है वो ये कार्पासेल्स यानी कि रुधिराणु है। ठीक, अब ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीला होता है, प्लाज्मा पीले रंग का होता है। ठीक, प्लाज्मा में पाया जाता है दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये दोनों क्या हैं? प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम है फाइब्रिनोजन, दूसरे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन यही दोनों प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? ये खून को गाढ़ा करते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से प्लाज्मा को ये थोड़ा गाढ़ा करते हैं। ठीक है, यदि हम फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दें तो आप लोगों ने देखा होगा कि लैब में अक्सर जब टेस्ट होता है, आप किसी भी बीमारी की जांच करवाने के लिए जाते हैं तो लैब में जो टेस्ट होता है तो जो वो खून लेते हैं, ऐसे नली होती है ना, उसमें रखे रहते हैं ब्लड, तो ये ब्लड में क्या करते हैं, इसी प्लाज्मा को अलग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ये इसके अंदर, मान लीजिए ये पूरा है ब्लड, ये ब्लड है, ब्लड में नीचे जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ इसमें मिला होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इसमें जो है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, बाकी जो कणिकाएं हैं, इन सब को नीचे बैठा देते हैं, तली में बैठा देते हैं, जिससे कि प्लाज्मा जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि ये लिक्विड भाग है, ऊपर आ जाता है, बाकी सब जो ठोस पदार्थ हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। अब इससे क्या, जो ऊपर वाला भाग है इसे हम कहते हैं सीरम। किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं सीरम। इसी सीरम से ही किसी भी बीमारी की जांच की जाती है। ठीक, तो ये हो गया प्लाज्मा जो कि 60% है। इसमें दो प्रोटीन है, एक फाइब्रिनोजन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। इसका काम हमने बताया कि इसका काम होता है प्लाज्मा को गाढ़ा करना, इसका काम होता है प्लाज्मा को गाढ़ा करना। ठीक, तो जो अगर प्लाज्मा में से इन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाए तो जो सिर्फ पीले रंग का पदार्थ बचेगा उसको हम क्या नाम देंगे? सीरम। तो बीमारियों की जो जांच होती है वो इसी सीरम से की जाती है। ठीक, ये हो गया। आगे हम अगला देखते हैं रुधिराणु। अगला क्या है? रुधिराणु। हमने बताया कि जो रुधिर का 40% भाग है वो रुधिराणु ही होते हैं। इन्हें हम रुधिर कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं, कार्पासेल्स।
60% तो हो गया प्लाज्मा, और 40% जो बाकी बचा है वो है रुधिराणु। रुधिराणु में कौन कौन होते हैं? रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, ये शॉर्ट नेम है आरबीसी। आरबीसी का फुल नेम है रेड ब्लड, सी यही कार्पा सेल्स से लिया गया है, रेड ब्लड कार्पा सेल्स। डब्ल्यूबीसी का नाम है, सिर्फ रेड की जगह आप व्हाइट लगा दीजिए, व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स। ठीक, व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड, नाम से ही पता चल रहा है, रेड मतलब लाल, यानी कि लाल रंग यही देती है। व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स वो थोड़ी सी मात्रा में खून में मौजूद होता है। सफ़ेद रुधिर कणिकाएं भी थोड़ी सी मात्रा में, यानी व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स भी मौजूद होती है। इसे हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, रेड मतलब लाल, ब्लड मतलब रुधिर, कार्पा सेल्स मतलब कणिकाएं या फिर रुधिराणु। लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये ब्लड में अधिक मात्रा में होती हैं, थोड़ी सी मात्रा में डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पा सेल्स भी मौजूद होती हैं। कुछ मात्रा में जो प्लेटलेट भी हमारे शरीर में उपस्थित होता है। इन तीनों का होना शरीर में बेहद ज़रूरी है, यही हमारे शरीर के कई चीज़ों को संतुलन में बनाए रखते हैं। आगे बताएंगे इनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक, तो हम आरबीसी जो है इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं तथा प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिनों का है? 120 दिनों का। ये भी बताया था कि 120 दिन बाद जब ये मर जाती है तो ये जा करके स्प्लीन कहाँ, प्लीहा यानी कि तिल्ली में जा करके स्टोर हो जाती है, क्योंकि इसे जो एक आरबीसी है, आरबीसी को जो है तिल्ली यानी प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान, उसी तिल्ली को कहा जाता है। ये मरने के बाद उसी तिल्ली में जा करके इकट्ठा हो जाती है। वही तिल्ली इसको जो है गला करके सड़ने के बाद इसे मार डालती है, यानी खत्म कर देती है, पाचन कर देती है इसका, आरबीसी इसका। ठीक है, तो ये उसकी जो तिल्ली हो गई। आरबीसी जो होती है 120 दिन जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है। डब्ल्यूबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 4 दिन जिंदा रहती है, 4 दिन के बाद ये मर जाती है। इसका जीवन काल छोटा होता है, ये 4 ही दिन में मर जाती है, ये 120 दिन चलती है। ठीक, जो प्लेटलेट्स है इसका जो जीवन काल होता है ये 7 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है, यानी कि एक प्लेटलेट जो है वो 7 दिन जीवित रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। तो ये 120 दिन हो गया, डब्ल्यूबीसी जो है 4 दिन हो गया, प्लेटलेट जो है वो 7 दिन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं आरबीसी की ब्लड में जो संख्या होती है, ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो ब्लड में जो आरबीसी की संख्या होती है वो होती है 50 लाख। ब्लड में आरबीसी की संख्या जो है वो 50 लाख होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या मात्र 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। ठीक, ये 50 लाख है, ये 10,000 है और ये 2 लाख है। फर्क है ना। ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में रेड ब्लड कार्पा सेल्स होती हैं, जो कि लगभग 95% होता है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं 10,000, ये 2 लाख, ये 50 लाख है। तो लगभग 95% भाग जो है वो कणिकाओं का 95% कह रहे हैं, ना कि इस पूरे का। रुधिराणुओं का 95% भाग जो है वो इसी आरबीसी का होता है। अब आरबीसी इतनी अधिक मात्रा में है, इसी के कारण ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही जो है ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। इसकी संख्या 10,000 और इसकी संख्या 2 लाख होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है, बीच में थोड़ा सा चपटा होता है। कैसे? जैसे देख सकते हैं इस प्रकार, कुछ इस प्रकार होता है। फोटोज में आप लोगों ने देखा होगा। गोल सी होती है, बीच में थोड़ा चपटी होती है। ये स्थान जो है थोड़ा चपटा होता है, बाकी ये थोड़ा उस साइड वाला उभरा हुआ होता है। अगर हम साइड से बनाए तो उसको कुछ इसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, अगर साइड से बनाया जाए तो वो कुछ इस प्रकार बनेगी। गोल होता है साइड से, बाकी बीच में जो है वो चपटा होता है। बाकी आप लोग फोटोज निकाल करके देख लीजिएगा कि इसका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो इसका आकार जो होता है वो गोल होता है, बीच में थोड़ा सा चपटा होता है। ठीक, आकार गोल, बीच में
चपटा। इसका आकार WBC का जो आकार होता है यानी वाइट ब्लड कार्पासेल्स का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, ये बदलती रहती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीबा का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है यानी कि वो बदलता रहता है। उसी प्रकार ये WBC भी है, इसका भी आकार अनिश्चित होता है, ये बदलता रहता है, किसी एक आकार की ये नहीं होती है। ठीक, तो इससे हम आकार को नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि एक आकार की होती ही नहीं है ना। ये हो गया। अगली है प्लेटलेट। प्लेटलेट का जो आकार होता है वो उत्तल होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होता है ना, तो जो इसका आकार है प्लेटलेट्स का कुछ इस प्रकार उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक, आरबीसी का आकार गोल, WBC का अनिश्चित और प्लेटलेट्स का उत्तल लेंस के आकार का। ठीक है, अगला है लाइसोसोम। हमने बताया था कि जो आरबीसी मर जाती है उसके पास लाइसोसोम ना होने के कारण वो जा करके प्लीहा यानी कि तिल्ली में इकट्ठा होती है, जमा होती है, उसी का कब्रस्तान वही है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी के अलावा सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होता है, केवल आरबीसी में नहीं होता। तो इसका मतलब WBC में उपस्थित होता होगा, प्लेटलेट्स में भी उपस्थित होता होगा, है ना। तो लाइसोसोम केवल आरबीसी में नहीं पाया जाता और WBC और प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ठीक, ये आप वहीं पर जहाँ मरते हैं वहीं पर लाइसोसोम इन्हें गला देता है। उसके पास एंजाइम होता है ना, उस एंजाइम का क्या नाम है, जल अपघटक एंजाइम, है ना, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है न्यूक्लियस, केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक भी उपस्थित नहीं होता। अब ये बताइए, केंद्रक उपस्थित नहीं होता तो किसी की आरबीसी से क्या DNA जांच हो सकती है? क्योंकि जो DNA है वो केंद्रक में है, और जब केंद्रक ही नहीं है तो DNA नहीं है, और जब DNA नहीं है तो क्या किसी की DNA जांच हो सकती है सिर्फ आरबीसी से, सिर्फ आरबीसी की कणिकाओं से? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब इसके पास केंद्रक है ही नहीं तो DNA नहीं है, और DNA नहीं है तो आरबीसी की कणिकाओं से DNA जांच नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। आप लोगों को याद होगा कोशिका में पढ़ाए थे केंद्रक क्या है। ठीक, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि WBC से वाइट ब्लड कार्पासेल्स से हम DNA की जांच कर सकते हैं। सभी कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक में DNA भी होता है, परंतु प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, इससे भी DNA की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर भी केंद्रक नहीं। तो प्लेटलेट्स में, आरबीसी में, इन दोनों में क्या होता है, DNA नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर केंद्रक नहीं होता। लेकिन जो ये वाइट ब्लड कार्पासेल्स है इसमें पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर DNA है, इसका मतलब इससे DNA की जांच की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं आरबीसी। आरबीसी जो होती है वो कहाँ होती है, ब्लड में। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, HB, यानी कि आप लोगों को बताया था हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ब्लड में होती है आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है Fe का मतलब बताया था आयरन यानी कि लोहा। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड होता है ये पुरुषों के शरीर में यानी कि मेल के शरीर में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में जो होता है वो 5 लीटर होता है। ठीक, तो फीमेल में 5 लीटर और मेल में 5.5। मान लीजिए ब्लड कम है तो आरबीसी कम है, आरबीसी कम, फीमेल के शरीर में अगर ब्लड कम है तो आरबीसी कम है, आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम है, और जो आयरन कम है इससे आयरन क्या करता है, लोहा है, मजबूती देता है शरीर को। तो देखते होंगे कि पुरुषों के शरीर की अपेक्षा महिलाओं का शरीर जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, नरम होता है। पुरुषों का शरीर जो होता है थोड़ा कठोर होता है क्योंकि उनके शरीर में जो है इन्हीं आयरन की जो ज़्यादा होता, आयरन जो है वो ज़्यादा होता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन से आरबीसी, आरबीसी ब्लड बढ़ जाता है। ठीक, तो इसीलिए उनके शरीर में जो ब्लड है वो 5.5 लीटर होता है, फीमेल में जो है वो 5 लीटर होता है। ठीक, अब यदि आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी की कमी है तो ब्लड की कमी है। अब जब ब्लड की कमी होती है तो इससे एक रोग होता है, उसका नाम क्या है, ब्लड की कमी से होने वाले रोग को रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। रक्त अल्पता खून की कमी से होने वाला रोग है जिसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। इससे शरीर बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहता है और नींद बहुत लगती है। ठीक है,
शरीर बहुत ज़्यादा सुस्ती यदि फील हो रही है, नींद बहुत लग रही हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का मन ना हो रहा हो, तो उसमें आप चेक करा सकते हैं कि आरबीसी की हो सकता है कमी हो। आरबीसी की जब कमी होगी तो आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। ठीक, ये हो गया आरबीसी के बारे में। अगला देखते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता। अब रोग आते कैसे हैं? तो बाहर से कुछ जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में आते हैं, तो जिससे वो रोग पनप जाते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी का जो काम है वो इन्हीं रोगों से रक्षा करना है। अब कैसे करना है? डब्ल्यूबीसी तो एक नाम है, हमने एक नाम दे दिया व्हाइट ब्लड कार्पासेल्स। तो ये अकेली नहीं है, इसके अंदर भी कई सारे कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कार्पासेल्स के अंतर्गत प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत एंटीबॉडी आती है, लिम्फोसाइट आती है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। इतनी सारी चीज़ें डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए देखते हैं ये तीनों हैं, इस सभी 6 जो हैं ये हैं क्या। एंटीबॉडी जो होती है उसका कार्य क्या होता है? मान लीजिए शरीर का कोई अंग हो, मान लीजिए ये है, तो इस पे यदि मान लीजिए बाहर से कोई जीवाणु आया, बैठ गया। अब जीवाणु आया, बैठा, उसने कुछ आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो सबसे पहले पता चलता है एंटीबॉडी को। किसको? सबसे पहले एंटीबॉडी को पता चलता है। वो एंटीबॉडी देखता है कि हाँ, शरीर पे कोई आक्रमण करने के लिए बाहर से कुछ आ गया। अब मान लीजिए अभी हाल ही में था कोरोना, शरीर पे यदि कोरोना आया, कोरोना का कहीं कोई से भी अगर शरीर पे आता है कहीं से कोई कोरोना, तो सबसे पहले पता चलेगा तो वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को पता चला, अब ये एंटीबॉडी देखेगा कि मैं तो इससे अकेले नहीं लड़ सकता, तो एंटीबॉडी क्या करता है? जाता है लिम्फोसाइट के पास। अभी लिम्फोसाइट के पास जाएगा तो क्या करेगा? वो लिम्फोसाइट से कहेगा कि हमारे शरीर यानी कि हमारी बॉडी पे किसी जीवाणु या किसी विषाणुओं का जो है वो आक्रमण हुआ है। अब वो जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के रोगों से ये रक्षा करने का काम करता है। तो अब एंटीबॉडी जो है वो लिम्फोसाइट को बताएगा कि हमारे शरीर पे जो है आक्रमण हुआ है, कोई हमला किया है। अब वो कोई भी जीवाणु हो सकता है, मान लीजिए कोरोना, तो हमला किया। तो लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट को जो हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका आकार जो होता है ना वो टी के समान होता है। ठीक है, टी के समान आकार होता है, इसीलिए इसे हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी के साथ आती है उस स्थान पे जहां पर उस जीवाणु यानी उस विषाणु का आक्रमण हुआ है। ठीक, उस कोरोना का आक्रमण हुआ है, तो वो क्या लिम्फोसाइट आती है तो क्या करती है? वो उसको मार देती है। यदि लिम्फोसाइट शरीर में मजबूत उपस्थित है, यानी कि लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है 10,000 वो पूरी तरीके से अच्छे से उपस्थित है, तो वो क्या करेगी? लिम्फोसाइट उसको मार करके खत्म कर देगी। यदि ये खुद कमजोर होगी, उसकी संख्या कम होगी, तो ये खुद तो मरी हुई है आधे से ज़्यादा, तो ये आपके शरीर को क्या ठीक करेगी? लेकिन जब इसकी मात्रा पूर्ण होगी तो ये आपके शरीर में रोग को आने नहीं देगी, उससे लड़ करके आप रोग को खत्म कर देगी। ठीक है, आने वाले जीवाणु विषाणु को मार देगी। लेकिन जब ये स्वस्थ है तो ही ये काम कर पाएगी। अब ये मान लीजिए स्वस्थ है, तो एंटीबॉडी ने लिम्फोसाइट को बताया, तो लिम्फोसाइट क्या करती है? आती है, देखती है जहां पर भी विषाणु ने आक्रमण किया, हमला किया है, उसको मार देती है। तो मारने का काम जो करती है वो लिम्फोसाइट करती है। एंटीबॉडी का काम क्या था? देखकर बताना, पहचानना कि कोई आया है। अब जब कोई आता है तो एंटीबॉडी पहचान जाती है, तो वो जा करके लिम्फोसाइट को बता देती है। जो लिम्फोसाइट को बताती है तो लिम्फोसाइट आती है उस स्थान पे, उसको मार देती है। ठीक, लिम्फोसाइट ने मार दिया। अब लिम्फोसाइट मार दी, यदि वो जीवाणु वहीं पड़ा रहेगा तो शरीर में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो उस स्थान पे कोशिकाएं जो है खराब होने लगेंगी। तो उसको भी खत्म करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको खत्म मारने का काम तो लिम्फोसाइट ने कर दिया। अब उसको खत्म करने के लिए होता है मोनोसाइट। कौन सा होता है? मोनोसाइट। अब जब लिम्फोसाइट मार देती है वो चली जाती है, तो एंटीबॉडी अब क्या करती है? उसको हटाने का एंटीबॉडी खुद नहीं करती, अब वो बोलती है मोनोसाइट को कि मोनोसाइट से आकर वो कहती है कि कोरोना आया था या फिर कोई भी जीवाणु आया था, उसको लिम्फोसाइट ने क्या किया? मार दिया। अब मोनोसाइट से कहेगी मोनोसाइट तुम चलो उसको खा लो, क्योंकि इसका काम है भक्षण करना, खाना, मरे हुए कीटाणुओं जीवाणुओं को खाना इसका काम है। तो मोनोसाइट जाएगी, क्या करती है? उसको मरे हुए कोरोना को
खा लेती है। कहानी के माध्यम से समझा तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसको खा लेती है। इसका आकार बड़ा होता है। सबसे बड़ा आकार जो WBCs में सबसे बड़ा आकार एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल, इन सब में जो सबसे बड़ा आकार होता है वो होता है मोनोसाइट का। इसका काम है भक्षण करना। बाकी इन तीनों का कुछ खास काम नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों ने मेन जान लिया। एंटीबॉडी जो है वो रोग को पहचानता है और जाकर के वो लिम्फोसाइट को बताता है। लिम्फोसाइट को टी सेल के नाम से भी जानते हैं। टी सेल यानी कि लिम्फोसाइट आता है, वो उसे मार देता है। मारने का काम मेनली लिम्फोसाइट करता है। उसके बाद मोनोसाइट जो है उसको खा जाता है, उसका भक्षण कर लेता है। ये हो गया WBC के बारे में, ठीक। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स। हमने अभी तक जान लिया प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद जाना RBC। RBC के बाद हमने जाना WBC। RBC क्या करता है? शरीर को एक तरीके से ताकत देता है। जब ये कम रहेगा तो शरीर में सुस्ती होगी, नींद होगी, कमजोरी महसूस होगी। अब जब इसको तो हमने जान लिया, उसके बाद हमने जाना WBC। इसका कार्य है रोग से रक्षा करना। यदि ये कम है तो हमारे शरीर पर जो आक्रमण करने वाले जीवाणु हैं वो आ जाएंगे, और ये नहीं है तो उसको मारने के काम कौन करेगा? और अगर मारने नहीं आएगा तो वो बहुत ही तेजी से शरीर में रोग को फैला देंगे। लेकिन ये रहता है, ये पहले उनसे लड़ता है, ठीक। यदि ये हमारे शरीर में 10,000 उपस्थित है तो जल्दी कोई रोग नहीं होगा, ठीक। उसके बाद है प्लेटलेट्स। लास्ट है प्लेटलेट्स। ये क्या काम करता है? ये शक्ति प्रदान करता है शरीर को, शक्ति। यदि हमने बताया कि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2 लाख होती है। अगर 2 लाख उपस्थित है तो शरीर में बहुत एनर्जी रहेगी, शक्ति रहेगी। किसी भी काम को करेंगे तो जल्दी थकेंगे नहीं, मतलब शक्ति बहुत अधिक होती है। तो यदि प्लेटलेट पूरा है तो बहुत शक्ति रहेगी। लेकिन अगर प्लेटलेट्स आपके शरीर में पूरा नहीं है, 2 लाख से कम है, तो क्या होता है? शरीर में सुस्त, मतलब कमजोरी महसूस होती है। किसी काम को करेंगे ना तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। करने का मन करेगा, करेंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। तो उसमें जो शरीर कई बार जल्दी थकता है तो उसमें आप चेक करवा सकते हैं कि कहीं शरीर में प्लेटलेट की कमी तो नहीं है, ठीक। एक डेंगू आपने बीमारी का नाम सुना होगा। इस डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स बहुत ही अधिक घट जाता है। प्लेटलेट इतना 2 लाख कहाँ, इतना कम 30,000, 25,000, 20,000, 22,000 के आसपास आ जाता है। इतना गिर जाता है प्लेटलेट। तो क्या होता है? वो इंसान चलने के भी लायक नहीं रहता। उसके शरीर की पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया प्लेटलेट का काम। हमने आज रुधिर के बारे में जाना कि रुधिर में क्या क्या होता है। तो हमने जाना कि 2 प्रकार होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं जिनसे रुधिर मिलकर के बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं यानी कि ब्लड कार्पासेल्स। प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो हमने आप लोगों को बता दिया, और ब्लड कार्पासेल्स में भी 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा, ठीक। उसके बाद आपने जाना प्लेटलेट के बारे में, WBC, RBC। अब प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाए, जब RBC की कमी होती है तो इसमें डॉक्टर आपको आयरन की गोली देते हैं जिससे ठीक हो जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स यदि मान लीजिए कम है तो इसको बढ़ाने का बहुत ही अच्छा रास्ता है कि एलोवेरा का जूस जो आता है उससे प्लेटलेट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। साथ साथ बकरी का दूध, आप लोगों ने किसी डेंगू के अगर पेशेंट को देखा होगा तो डॉक्टर सबसे पहले सलाह देते हैं कि एलोवेरा का जूस दीजिए, बकरी का दूध दीजिए। साथ साथ फ्रूट फल जितना हो सके, कीवी फल आता है उसको अधिक मात्रा में यदि लेते हैं तो प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और आप उस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में इतना हो गया ब्लड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।